औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आपके फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस में आखिरी चैप्टर आपका चल रहा है सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर की किताब के कर चुके। सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स में आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन। आपको याद होगा पिछला जो आपका लेक्चर हमने किया था उसमें हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस में हमने आपको क्या बताया था कि भाई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे, एसिड भी बनाए बेस भी बनाए। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बन गया बेस वीक बन गया तो हाइड्रोलाइसिस हुआ। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बन गया एसिड वीक बना तो भी हाइड्रोलाइसिस हुआ। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बने या दोनों ही चीज़ें वीक बनी तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। ये तो था पिछले लेक्चर में हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का बिल्कुल उलट अमल, ऑपोजिट प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन। वहाँ पर आपने सॉल्ट वाटर में डाला था, एसिड बेस बने थे। यहाँ पे आप एसिड बेस मिलाओगे, सॉल्ट वाटर बनेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, नतीजे में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो, आपका वो रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन इज सेड टू बी द ऑपोजिट और रिवर्स प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये आपके सामने मैंने चंद मिसालें लिखी हुई हैं, इन मिसालों को देखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान होगा क्या, एसिड अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, बेस अपना OH आयन रिलीज करेगा। H आयन एसिड का निकल गया, OH आयन बेस का निकल गया। एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, बेस की बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। दोनों एसिड और बेस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, मिलके वाटर बन गए। और एसिड और बेस के जो कैटायन एनायन थे वो मिलके सॉल्ट बन गया। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला, सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट बना प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डाला, आपने मैग्नीशियम सल्फेट नामी सॉल्ट और वाटर बना। तो बेटा याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम इसीलिए रखा गया कि जब ये रिएक्शन होता है तो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं एसिड में से। बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी OH आयन निकल जाते हैं बेस में से। एसिड की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, एसिडिक नेचर ख़त्म हो गई, बेस में से OH आयन निकल गए, बेसिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, दोनों चीज़ें न्यूट्रल हो गई, लिहाजा रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन कहते हो। बेटा, न्यूट्रलाइजेशन के 2 टाइप्स। न्यूट्रलाइजेशन का पहला टाइप कहलाता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन का दूसरा टाइप कहलाता है इनकम्प्लीट या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जितनी तादाद एसिड में से हाइड्रोजन आयन की निकलती है उतनी ही तादाद बेस में से OH आयन की निकलती है। अगर एक हाइड्रोजन आयन एसिड ने दिया, एक OH आयन बेस ने दिया तो एक पानी बना। और अगर 2 हाइड्रोजन आयन एसिड ने दिए, 2 OH आयन बेस में से मिले तो 2 पानी बना। बहरहाल हाइड्रोजन आयन और OH आयन अगर तादाद में बराबर बराबर रिलीज हुए एसिड बेस में से, तो जो सॉल्ट बनेंगे उनमें आपको ना एसिड की प्रॉपर्टी H आयन नजर आएगा, ना बेस की प्रॉपर्टी OH आयन नजर आएगा। ऐसे सॉल्ट आपके कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट्स, जो कि pH स्केल पर आपको 7 pH शो करेंगे। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जो एसिड बेस मिलाते हो उनमें से H पॉजिटिव आयन और OH आयन तादाद में बराबर बराबर रिलीज होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। मगर जब न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट या पार्शियल होती है बेटा, तो या एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बेस में OH आयन कम, या एसिड में H आयन कम बेस में OH आयन ज़्यादा। नतीजा क्या निकलता है, जो भी चीज़ ज़्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो वो सॉल्ट में नज़र आएंगे हमें, और अगर OH आयन ज़्यादा होंगे तो वो सॉल्ट में नज़र आएंगे हमें। तो एक हाइड्रोजन एक OH मिलके एक पानी, जो एक इजाफी हाइड्रोजन वो सॉल्ट का हिस्सा बन गया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ये सॉल्ट आपका एसिडिक सॉल्ट हुआ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बायसल्फेट। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन एक, OH आयन एक मिलके एक पानी, जो एक इजाफी OH था वो सॉल्ट का हिस्सा रह गया। ये सॉल्ट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बेसिक नेचर का बना। ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसको आप कहते हो इनकम्प्लीट या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, जिसके नतीजे में या एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट। जबकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे वो नॉर्मल होंगे। pH स्केल पे इनकी pH एग्जैक्टली 7 होगी। इन सॉल्ट की pH अगर एसिडिक सॉल्ट है तो बिलो 7 होगी, अगर बेसिक सॉल्ट है तो अबव 7 होगी। तो ये बेटा आज का आपका पहला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद अगला टॉपिक मैं करने जाऊंगा थ्योरी ऑफ आयोडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का अगला टॉपिक और एक और अहम टॉपिक चैप्टर 7 का थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। बेटा, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन वाज गिवन बाय अ स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन से ताल्लुक़ रखता था। पूरा नाम स्वांटे ऑगस्ट आर्हीनियस था।
साल 1880 में ये थ्योरी लाया। इस थ्योरी को लाने का मकसद था आपको हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेना के बारे में तफसील से बताना। अपनी थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स इसने रखे उसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कहता है? कहता है कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो या कोई भी सॉल्ट हो, जब उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो एसिड बेस या सॉल्ट वाटर में टूटता है, पॉजिटिव आयन बनाता है जिनको कैटायंस कहते हो, नेगेटिव आयन बनाता है जिनको एनायंस कहते हो। कैटायंस आपके या तो हाइड्रोजन में से निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन की सूरत में मिलेंगे, या कैटायन आपके मेटालिक फॉर्म में होंगे, कोई भी मेटल आपका बतौर कैटायन मिलेगा। हाइड्रोजन आयन मिलेंगे बतौर कैटायन या मेटल्स के आयन मिलेंगे बतौर कैटायन, जबकि नेगेटिव आयन जो होंगे एनायंस वो हमेशा नॉन मेटल फॉर्म में होंगे। आपके सामने मैंने मिसालें लिखी हुई है। HCl टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन कैटायन, क्लोराइड आयन जो नॉन मेटल है वो एनायन, सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो 2 मोल हाइड्रोजन आयन की, 1 मोल सल्फेट आयन का। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटा बेस है तो मेटालिक फॉर्म में आपको सोडियम आयन मिले, OH आयन आपके नॉन मेटल फॉर्म में मिले। सोडियम क्लोराइड टूटा तो भी सोडियम का कैटायन जो कि मेटल फॉर्म में है और क्लोराइड का एनायन जो कि नॉन मेटल फॉर्म में। तो ये आपका पहला पॉइंट थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा दूसरा पॉइंट अपनी थ्योरी का कह रहा है न्यूट्रल नेचर ऑफ आयोनाइजेशन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके कैटायंस के ऊपर जितनी चार्जेस होंगी पॉजिटिव चार्जेस, उतनी ही तादाद में चार्जेस नेगेटिव होती है एनायंस के ऊपर, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमें बराबर होती हैं, और बराबर चार्जेस होने की वजह से वो आपस में कैंसिल होकर ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल बिहेव करता है। सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी इक्वल सो दैट ओवरऑल सॉल्यूशन रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूटा, मैग्नीशियम आयन के ऊपर +2 चार्ज, एक OH आयन -1 तो 2 मिला के -2 हो गया, +2 -2 आपस में कैंसिल, ओवरऑल सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल कहलाएगा। बेटा आयोनाइजेशन को कहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है तो आयंस जो उस इलेक्ट्रोलाइट में से बनते हैं वो इक्वली कैपेबल होते हैं कि आपस में दोबारा मिले और वही कंपाउंड दोबारा से बनाए। सो आयोनाइजेशन को कहा जाता है कि इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से करंट गुजारा, करंट गुजारने से पहले सॉल्यूशन में कैटायन भी थे, एनायन भी थे। जब करंट गुजारा तो कैटायन ने भागना शुरू कर दिया कैथोड की जानिब, कैटायन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की जानिब भागेंगे, नेगेटिव आयन जो होंगे एनायन वो पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की जानिब भागेंगे। इस तरह कैटायन ने क्या करना है, कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, रिडक्शन होगा, और एनायन ने क्या करना है, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ऑक्सीडेशन होगा। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन टू ऑपोजिट एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। कैथोड पे आपको रिडक्शन होती हुई नजर आएगी यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन होती हुई नजर आएगी यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायंस करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायंस करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल करेंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में टूटना 3 चीजों पे दारोमदार रखता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का दारोमदार 3 चीजों पर है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग डालोगे पानी में उतना आयन ज़्यादा बनाएगा, जितना इलेक्ट्रोलाइट वीक डालोगे पानी में उतने आयंस कम बनेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाओगे, पानी बढ़ाते चले जाओगे, सॉल्यूशन उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। जितना कंसंट्रेट करते चले जाओगे सॉल्यूशन को, नंबर ऑफ आयंस आपको कम मिलेंगे। तो ग्रेटर द डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। और तीसरा बेटा टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को रखोगे उतने आयंस ज़्यादा मिलेंगे, जितना लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को रखोगे उतना आयंस कम मिलेंगे। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट ये कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूशन विल बी मोर इन द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी केप्ट एट हायर value so that you will get greater number of ions in the electrolytic solution. So it was a very important topic named theory of ionization. अब आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।
Dear students, the next topic on which I am right now talking is electrolysis, electrolytes rather. बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स को आप डिफाइन करोगे तो कहोगे कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एसिड भी हो सकती है, बेस भी हो सकता है या सॉल्ट भी हो सकता है। एसिड, बेस या सॉल्ट जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयोनाइज हो, और आयोनाइज होने के बाद उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा सको। तो सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स विच अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, कुछ एसिड्स की, कुछ बेसिस की, कुछ सॉल्ट्स की। HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, ये चारों एसिड्स की मिसालें हैं। बेसिस में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल दे दी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं। सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड वगैरह वगैरह, ये चंद मिसालें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की दी। बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अपने एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में तकरीबन पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएं, मुकम्मल तौर पे आयंस में टूट जाएं, आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो। फॉर एग्जांपल एसिड्स में HCl हो गया, HNO3 हो गया, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेस आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट का मिसाल हो गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कुछ हिस्सा टूटता है, कुछ हिस्सा नहीं टूटता आयंस में। ऐसे में मिसाल आपको एसिटिक एसिड की दे दी, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस की मिसाल आ गई, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट की मिसाल आ गई। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट पास कराया, प्रोसेस कहलाया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो मेटल प्लेट्स लगाई जाती हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और उन दोनों मेटल प्लेट्स को यानी इलेक्ट्रोड्स को तार के जरिए, वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, उसको एनोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उस पर नेगेटिव चार्ज आती है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो when we pass electric current through the electrolytic solution, the cations which are positive in nature start migrating towards negative plate cathode. And at cathode they gain electron, become reduced and become neutral. While anions who carry negative charge, they travel towards the positive plate anode where they lose their electrons, they are said to be oxidized there and they become neutral as well. तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान दो ऑपोजिट और रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन जो कि एनोड पे, दूसरा रिडक्शन जो कि कैथोड पे। इस तरह कैटायन न्यूट्रल हो जाते हैं, एनायन भी न्यूट्रल हो जाते हैं। बेटा हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइसिस खास तौर पे बताया गया है कॉपर क्लोराइड का, CuCl2 का। अब कॉपर क्लोराइड जब पानी में डालोगे या मेल्ट कराओगे तो आयोनाइज होगा, आयंस में टूटेगा। कॉपर के डाई पॉजिटिव आयन बनेंगे, क्लोराइड के नेगेटिव आयन बनेंगे। कॉपर के डाई पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहोगे, क्लोराइड के नेगेटिव आयंस को एनायन कहोगे। करंट पास कराने पे कैटायंस मूव करेंगे कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन होगा। कॉपर आपको कैथोड पे जमा होता हुआ नजर आएगा बतौर सॉलिड। क्लोराइड के जो एनायंस होंगे वो जाएंगे एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा कि अपना एनोड के ऊपर बतौर गैस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक फिगर मैंने रफ सी बना दी। ये तफसील आपको मैंने चैप्टर 3 में इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया भी था, फिगर बना के बताई भी थी। तो कॉपर क्लोराइड के जो आयंस होंगे, कॉपर के डाई पॉजिटिव और क्लोराइड के नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कॉपर के आयन जाएंगे कैथोड पे, क्लोराइड के आयन जाएंगे एनोड पे। कैथोड पे कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आपको मिलेगा कैथोड के ऊपर बतौर सॉलिड, क्लोराइड आयंस लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस के तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगी एनोड के ऊपर। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। बेटा आज का आपका लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं छोड़ते हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे आगे।